जी मेरे भाई, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आपसे जो अर्ज की थी, एक तो रेशियोज के एमसीक्यूज और दूसरा बच्चों आईएस 8 का जो रिसेंट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। और अगर टाइम बच गया तो एक क्वेश्चन हमने प्री बैच वालों को दिया था बच्चों टेस्ट में, वो सेल्फ मेड क्वेश्चन था, वो गवर्नमेंट ग्रांट, शायद पोस्ट बैच में भी टेस्ट में दिया हो गवर्नमेंट ग्रांट वाला, और उसमें इंपेयरमेंट भी थी, था इस तरह आपको टेस्ट में आया था शायद इस तरह का क्वेश्चन। जी हुआ तो डिस्कस कर लेंगे, टाइम हुआ तो कर लेंगे। अच्छा जी, दूसरी बात ये डियर नखट्टूस, ये जो प्री बैच वाले हैं भाई, जब आपकी सरदनान ने क्लास रखी थी तो मुझे तो बताओ ना यार कि है। अच्छा चलो ठीक है, आज अच्छा अच्छा चले बच्चों, लेकिन भाई पहले ना बताया करो, पहले ना बता दिया करें, ठीक है। कोई क्लास रखी हो, सर ने रखी हो क्लास तो मुझे बता दिया करें पहले जी। अच्छा चलें, फिर भी अगर फिर भी मैंने क्लास रखी हो और सर बाद में भी रखे ना, मुझे फिर भी बता दिया करो यार जी। वो उस्ताद मेरे मेरे भी तो उस्ताद है ना यार जी। चले नहीं चले, चलो भी चलो इधर, ये अभी आपको इंशाल्लाह टाइम बताते हैं। प्रिपेयर द रिटेन अर्निंग्स कॉलम, इधर देखो गुड्डू, प्रिपेयर द रिटेन अर्निंग्स कॉलम as would appear in the VL statement of changes in equity for the year ended 31st December 2014 in accordance with the IFRS। ठीक है बच्चों, लें जी, चलो अभी खामोश हो जाओ। भाई चुप हो जाए, खामोश भाई, चुप हो जाना, चुप हो जाओ जी, बस करें, शाबाश। इधर देखें भाई, फॉर्मेट बना लें चेंजेस इन इक्विटी, याद है जी आपको चेंजेस इन इक्विटी का फॉर्मेट। अच्छा चलो भाई, अब आवाज नहीं है, अब खामोश हो जाओ, अब बोलना नहीं है किसी ने, अब जो बोलेगा तो फिर आहो। नहीं, ये रिसेंट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, ये बुक में नहीं है, ये टेस्ट में आया था। अहमद चुप हो जाओ, खामोश, आवाज नहीं आई आपकी। फरियाद इधर 2 मिनट खड़े हो, जो बोल रहा है इशारा कर दो जरा। जी जी, क्या क्या? अच्छा जरा देखें, इस रूम में तो नहीं मेरा चार्जर पड़ा मोबाइल वाला, 4 में भी नहीं है। अच्छा चलें ठीक है भाई, बताएं बच्चों यार, इस तरह करना, इस तरह करें आप ना, एक फोटो कॉपी करवा दें स्प्रिंग 2025 का क्वेश्चन R1 का, ठीक है, R1 स्प्रिंग 25 क्वेश्चन नंबर 5। क्या बोला? क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। ये अभी तरह फोटो कॉपी करवा दें, 100 करवा दें कॉपी जी। इधर देखें, इधर देखो बच्चों, इधर देखो, VLs क्या नाम क्या है जी? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी जी फॉर द 31st 20 जी। भाई सिर्फ कौन से वाला कॉलम? तो इधर फिर एक्सट्रैक्ट्स लिखने क्या करें? चलो भी, चलो खामोश। अच्छा, और आपको पता है जी, इधर देखें जरा, रिक्वायरमेंट कहता है शो कंपैरेटिव फिगर्स, इसका मतलब क्या है जी? यानी हमारा साल है जी 2024, तो हमें शुरू करना पड़ेगा फर्स्ट एंड 24 के बजाय फर्स्ट एंड 23 जी। भाई ये जो एंड पे बैठे हैं खामोश हो जाएं, चुप हो जाओ, बिल्कुल चुप जी। ओपनिंग बैलेंस,
जी फर्स्ट एंड 2023। जी भाईजान अगर 2023 से पिछले सालों में मसला हो तो फिर क्या करेंगे? तो फिर क्या करेंगे बच्चों? तो फिर आप करेंगे इम्पैक्ट। जी दो लाइन छोड़ दें, दो लाइन छोड़ दें, इम्पैक्ट ऑफ प्रायर ईयर या फिर इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, ये भी हो सकता है। दो लाइन छोड़ दें जी। जी दो लाइन छोड़ के क्या लिखें बच्चों? प्रॉफिट। किस साल का बच्चों? 2023 का। जी जी मोहतरम मुझे बताएं जी जल्दी, शाबाश। बैलेंस है 31 दिसंबर 2022 है कितना? 5। यही है ना? ऐसे ऐसे करो, ऐसे दिमाग को करो, ऐसे ऐसे चेंजेस इन इक्विटी पे जाए वो, ऐसे ऐसे जी। 580 जी। प्रॉफिट फॉर द ईयर के सर जब चेंजेस इन इक्विटी खुद पढ़ रहे थे तब नहीं गया था इधर जी। कितना जी प्रॉफिट? 200। जी मेरे मासूम दोस्तों इधर देखो, इधर इधर हमने कहा था, याद है आपको? हमने ये कहा था अगर मेरे भाई प्रॉफिट में मसला है तो उसको ना रीस्टेट कर लेंगे बाद में, पहले दूसरे वाले काम कर लें। दूसरे वाले काम है ही नहीं, सिर्फ एक फाइनल डिविडेंड है। क्या है बच्चों? लेकिन फाइनल डिविडेंड तो एडजस्ट कर सकते हैं ना? बच्चे ये बैग अपना सही करें। जो फाइनल कैश डिविडेंड, हाँ जी ठीक है, 23 का 24 में जाएगा, 24 का, ठीक है, गुड शाबाश। इस साल तो होगा नहीं जी। यार ये जो बोल रहे हैं, अब चुप हो जाओ बस, आप चुप। अब सख्ती वाला टाइम शुरू होने लगा है, फिर चुप हो जाओ, अब ना बोलना, मुझे समझाने दें चीजें, अब चुप हो जाए। 6 दफा कह दिया मैंने, अब ना आवाज नहीं आया जी। कह रहा था फॉलोइंग चेंजेस हैव नॉट बीन इनकॉर्पोरेटेड इन द ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ बीएल जी। अब जरा तसल्ली से बात सुननी है। इट वॉज आइडेंटिफाइड इन्वेंट्री आइटम्स जिसकी कॉस्ट है 28 मिलियन हैव बीन सोल्ड ड्यूरिंग 23। आपको याद है ना, जब आपको क्लोथिंग स्टॉक का खुद पता चल जाए, फिर आपने पीरियोडिक और परपेचुअल को नहीं देखना बच्चों, फिर आप डायरेक्ट एंट्री करते हैं। अगर स्टॉक ओवर स्टेटेड तो स्टॉक क्रेडिट कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, अंडर स्टेटेड तो स्टॉक डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल। कहता वर इंक्लूडेड, इट वाज आइडेंटिफाइड इन्वेंटरी जिसकी कॉस्ट है 28 हैड बीन सोल्ड ड्यूरिंग 23, यानी कंपैरेटिव। कहता वर इंक्लूडेड इन द क्लोजिंग इन्वेंटरी, एक चीज बेच दी, क्या हमारे क्लोजिंग स्टॉक में आनी चाहिए? तो ये एरर है ना बच्चों, एरर है। किस साल में एरर है? As at 31 December 2023, VL uses the periodic inventory system। इस बात को तो इग्नोर कर देना आप, तुम्हें स्टॉक का पता चल गया जी। आपके पास 1 से 2 मिनट है, इसका ट्रीटमेंट खुद कर दें। एज्यूम करेंगे पेपर में आ गया, अभी आया था अभी जी। और मेरे भाई जो मेरा गालिब गुमान था ना कि बच्चों ने इसमें क्या गलती की होगी, तकरीबन वही की थी जी। बताएं शाबाश। वो बच्चा, वो तो बिल्कुल ही, क्या उसका नाम है, एक तो वो ना जिसको समझ ही नहीं आई, एक वो बच्चा जिसको समझ आई, एक बच्चा जिसको पूरी बात समझ आई जी। अब देखते हैं आप पहली कैटेगरी में हैं नखड्डियर नखट्टूज में, दूसरी वाली कैटेगरी में हैं, या फिर माशाल्लाह आहो। चलें सोच लें, सोच लें। बहरहाल एक चीज का ख्याल करें, पेपर में अकेले के लिए सोचना पड़ेगा अपना अपना। ये तो मशवरा कर रहे हैं ना, असल में ऐसे था तो वो दूसरा कह रहा नहीं नहीं, पेपर में ये गुगली शुगली सारी आपने खुद करनी है जी। बोले भाई, बोलो।
इस साल का क्लोजिंग स्टॉक क्या है, ज्यादा, ओवर स्टेटेड है। क्या कर दें, एंट्री बता दें 2023 में। मैं डायरेक्ट रेक्टिफाइंग एंट्री कर रहा हूं, कॉस्ट ऑफ सेल जी। प्रॉफिट एंड लॉस वाली आइटम डेबिट साइड पे प्रॉफिट क्या हो जाएगा, जी। बस बस बच्चों, चलें, और तो कोई इंपैक्ट नहीं आना। वही बात हुई ना फिर। भाईजान क्लोथिंग स्टॉक गोंगलुओ नखटुओ क्लोथिंग स्टॉक वेटेड एवरेज से 5 में गया, 5 से वेटेड एवरेज, जो वो टेबल नहीं याद आपको। और मेरे भाई मोहानी वाला क्वेश्चन करवाया था आपको, बफर वाला क्वेश्चन करवाया था आपको, बेवकूफो पे अल्लाह के बंदो। जो क्लोथिंग स्टॉक है ये अगले साल का क्या बनेगा, ओपनिंग बनेगा। क्लोथिंग स्टॉक इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रॉफिट। मेरे भाई स्टॉक इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रॉफिट। स्टॉक कम तो प्रॉफिट भी कम, लेकिन ओपनिंग स्टॉक इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रॉफिट। अगर हमारे वाले साल का क्लोथिंग स्टॉक क्या है, ओवरस्टेटेड है, तो भैया अगले वाले साल के शुरू का यही नंबर गया होगा अगले साल के स्टार्ट में। तो मेरे भाई अगले साल का ओपनिंग स्टॉक ओवरस्टेटेड है। क्या मेरी बात समझे? और ये प्रॉफिट से इनवर्सली रिलेशन है इसका। क्या है बच्चों? प्रॉफिट से इनवर्स रिलेशन है। हमारे वाले साल का क्लोथिंग स्टॉक क्या है बच्चों, बोलो शाबाश, ओवरस्टेटेड। अगले वाले साल का वही अमाउंट। भाई देखो मिसाल के तौर पे क्लोथिंग स्टॉक होना चाहिए था 500 रुपए का, कितने का बच्चों, ये आ रहा है 528 का। क्या है बच्चों? तो 28 से क्या है, ओवरस्टेटेड है। ये क्लोजिंग ओवरस्टेटेड है। क्या है बच्चों? इस क्लोजिंग ने अगले साल का क्या बनना है, तो ओपनिंग अब क्या है, ओवरस्टेटेड। इसका रिलेशन प्रॉफिट के साथ क्या है बच्चों, डायरेक्ट। इसका मतलब है जी प्रॉफिट भी क्या है, ओवरस्टेटेड। और बच्चों ओपनिंग स्टॉक का रिलेशन प्रॉफिट के साथ, ये 24 है और ये क्या है बच्चों, जी प्रॉफिट क्या है बच्चों। अब 24 के प्रॉफिट को क्या करना पड़ेगा, 24 का प्रॉफिट बता दें। नहीं है कितना, डन डन मेरे भाई, डन सर जी। और दी ओ ठीक है, ओ ठीक है बच्चों जी, और सही है। उसके बाद फाइनल कैश डिविडेंड 15% जो 2023 का है, ये किस साल में आएगा, जी 15%। जी बच्चों उसने कुछ नहीं बताया, बस अमाउंट बताई है, तो बताएं जी किस साल में आएगा। और 24 का, लेकिन 24 के बारे में क्या करना पड़ेगा, 24 का कोई ट्रीटमेंट तो नहीं होगा, बट इट शुड बी डिस्क्लोज्ड इन द, बच्चों ये याद है कोई नहीं, 24 भाईजान 24 का जो हमारे वाले साल का फाइनल डिविडेंड है, ये अगले साल में इसका जाके इंपैक्ट आएगा, लेकिन इसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। 24 में इंपैक्ट नहीं लेना, बट इट शुड बी डिस्क्लोज इन द, ये लिख लेना अभी, आपको मेरा नहीं ख्याल याद है, लिख लें। फाइनल डिविडेंड जिस साल का है उसका इंपैक्ट, फाइनल डिविडेंड जिस साल का है, फाइनल डिविडेंड जिस साल का है उसका इंपैक्ट अगले साल में आएगा। फाइनल डिविडेंड जिस साल का है उसका इंपैक्ट अगले साल में आएगा। और ठीक है जी, ओके भाई। ठीक है जी, फाइनल डिविडेंड जिस साल का है उसका इंपैक्ट उस साल आएगा। आगे लिखें,
लेकिन उसे उसी साल में डिस्क्लोज करना पड़ेगा, लेकिन उसे उसी साल में डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, लेकिन उसे उसी साल में बोलो डिस्क्लोज करना पड़ेगा। डन डन जी, ओके ओके बच्चों, बट इट शुड बी डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर ईयर इन विच इट वाज बस छोड़ो, रहने दो, इतनी अंग्रेजी ज्यादा मसला ही ना बन जाए। ये पढ़े दूसरे वाली ट्रांजेक्शन, कहते हैं पेपर मुश्किल होता है फलां, ओ अल्लाह के बंदो ये सारी ट्रांजेक्शन हमने की नहीं हुई जी। इट वाज डिसाइडेड, इट वाज डिसाइडेड बच्चों, मेजरमेंट बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फ्रॉम कॉस्ट मॉडल वैल्यू मॉडल टू प्रोवाइड रेलिवेंट एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन, ऐसी है बच्चों जी। अच्छा, और मुझे एक दफा मैंने पोस्ट बैच में की क्लास में ये कहा भी था जी कि इस तरह की ट्रांजैक्शंस कई दफा आई हैं, लेकिन स्ट्रेट लाइन मेथड के मुताबिक, रिड्यूसिंग के मुताबिक कभी नहीं आई, वो पिछली अटेम्प्ट में आई हुई है। ये देखें, इसका मतलब हमने कोई ना कोई तो की होगी ना बच्चों पेपर से जाने से पहले, तो भैया ये देखो रिड्यूसिंग के मुताबिक आई हुई है। और बात समझ गए हैं जी। The only investment property owned by VL is a building purchased on 1st April 2021। 21 में क्या हुआ था बच्चे बोलो? अब है क्या ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी? अब ये कॉस्ट मॉडल से कहां जाना है? अब मुझे बताएं कितने काम करने पड़ेंगे? डेप्रिसिएशन का, अच्छा वो ना इस तरह करो, वो ना मेरे भाई वो फॉर्मेट बना लो, 21, 22, 23 और बच्चों क्या 24, दो काम करने हैं, रिवर्सल ऑफ और फेयर वैल्यू का गेन जी। और बच्चों इधर क्या आ जाएगा फिर? इंपैक्ट ले लेंगे प्रॉफिट पे, क्या ख्याल है? अच्छा, रिवर्सल की वजह से जब डेप्रिसिएशन की रिवर्सल करेंगे तो प्रॉफिट ने बढ़ना ही है, फेयर वैल्यू गेन को ऐड करेंगे काशिफ तो भी प्रॉफिट ने बढ़ना है जी। जी बच्चों इधर आ जाए। अब आसान काम होता है जी, पहले फेयर वैल्यू को अपडेट कर दो, पहले फेयर वैल्यू अपडेट कर दो ना। हेलो, पहले फेयर वैल्यू क्या कर दो बच्चों। इसके लिए भी हमने एक वर्किंग बनाई हुई है बच्चों, याद है डेट, तारीख और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। ओके बच्चों, सर तारीख बताइएगा जी। 1 अप्रैल नहीं अप्रैल जी, 1 अप्रैल 21 पे कॉस्ट है 750 जी। नहीं लैंड पे फेयर वैल्यू तो आनी है ना, फेयर वैल्यू तो भाई वो कह रहे हैं लैंड, लैंड पे फेयर वैल्यू तो अपडेट होनी है ना यार जी। इधर 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 अब 31 दिसंबर 21 पे जाएं, इसकी फेयर वैल्यू बता दें जी मोहतरम। हेलो, अच्छा आपके पास पेज नहीं समझा, मुझे क्वेश्चन इधर दिखाना पड़ेगा, अभी वो कॉपी करवा के आ रहे हैं, बस ये पढ़ लें इधर से इधर तक। द फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी 21, 22, 23, 24 कहता 770, एक दफा पढ़ना है बस, 770, 805, 790, 815 हो गया याद जी। नहीं तो बादाम खाएं और साथ दोस्त को भी खिलाएं। 770 बताओ फेयर वैल्यू का गेन 20। ओके, अभी 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 कुछ नहीं करना, अभी कुछ नहीं करना। फिर मेरे भाई 31 दिसंबर 22 पे आ जाए जी बादाम जी। जी मेरे भाई ओके, फिर जी सब बच्चे बोल लें जी। जी ये सिर्फ बादाम से नहीं होता, नजरों की हिफाजत भी करनी पड़नी है।
अब आप खुद देख लें मेरे भाई। जी किससे? हर ना महरम चीज से। जी 8। अब आप हालात देख लें बाकी। 800 इब्तिसाम क्या हाल है? ठीक हो? छाती मारने आया? अच्छा अच्छा, सही, ठीक हो? अच्छा जी। जी बच्चों, लो जी 20, इसका बच्चों 35, क्या किया? जी जी भाई इधर देख लो, कर लो, ये क्वेश्चन हमें भी आ सकता है पेपर में। जी हमारा भी पेपर है। जी बताएं। 20, 35, 15 का लॉस, 15 का और 25 का फिर गेन। अब रहने दें, इन्होंने फिर मेरी बात नहीं सुननी गौर से, लेकिन बाद में देंगे, बाद में। जी अच्छा चलें डिस्ट्रीब्यूट कर दें, जल्दी जल्दी, रोला नहीं डालना, जल्दी करो। इधर इधर देखो, इधर। जी 20 आगे बच्चों, 35, 15। ओके ओके बच्चों, ठीक है। हाँ जी बताएं। क्या लेट आए हैं ना आप? अच्छा बस सुन लें फिर, मुख्तसर किस्सा, जामे मगर मुख्तसर। 2023 का क्लोथिंग स्टॉक ज्यादा रिकॉर्ड ओवरसेटेड है। तो कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट और स्टॉक क्रेडिट। कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट तो प्रॉफिट आपका क्या हो जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस वाली आइटम डेबिट साइड पे, तो प्रॉफिट क्या होगा? बोले शाबाश, कम हो जाएगा। जी रेक्टिफाई नहीं हुआ। जो क्लोथिंग स्टॉक होता है वो अगले का ओपनिंग भी बनता है। जो क्लोथिंग स्टॉक अगले का ओपनिंग भी बनता है, हमेशा याद रखिएगा, जब तक वो खुद ना कह दे रही कि हमने ओपनिंग में सही लिखा हुआ है। जी मेरे भाई इसको आप कह लें वर्किंग नंबर 1.1। जी जी अच्छा जी यार, ये जो इधर है भाई, बस करो ना, बस करो यार, इधर देखो, बस कर दो। अभी मैंने जगह चेंज करवा देनी है आपकी। जी खामोश हो जाओ, बस करो यार, बस करो ना करो। कुछ बच्चे पढ़ने की नीयत से भी आते हैं, अपना तो इरादा नहीं है, उनको तो करने दो यार, मेहरबानी करो। वो पढ़ने की नीयत से आए हैं यार, दूर दूर से आते हैं बच्चे। जी वर्किंग नंबर 1.2, डेट, डिस्क्रिप्शन और जी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। ये मेरे भाई क्या है? बोले शाबाश। ये अब आपने डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है, पहले चार्ज करें फिर उसको रिवर्स कर देंगे। जी 1 अप्रैल 2021। जी कॉस्ट कितनी? 700। जी 1 मिनट, 31 दिसंबर 21। मेरे भाई अब आपने करनी है डेप्रिसिएशन चार्ज। अब जरा क्वेश्चन पढ़ लें एक दफा आके, आप जरा क्वेश्चन पढ़ लें आके, अब आपके पास भी पेज है। जी इधर देखें, कहता 30% ऑफ द कॉस्ट एलोकेटेड टू द लैंड एलिमेंट। कहता डेप्रिसिएशन 5% चार्ज होगी। कहता और हमने ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी, कभी कभी वो माइंड में आता है ना, पता नहीं ड्राफ्ट तो अभी ये तो ऑडिट नहीं हुआ, इसमें पता नहीं इंपैक्ट शामिल है कि नहीं। कहता इसमें भी शामिल है। अब मुझे आपने बताना है जरा फोकस के साथ, इधर देखें। 750 मल्टीप्लाई बाय, लैंड वाला एलिमेंट खत्म कर दिया, मल्टीप्लाई बाय, मल्टीप्लाई बाय, ये चीज मेरे अजीज, मल्टीप्लाई बाय 9/12। बताएं 19.6 है 20, बस सिंपल वाइफ। जी
जी अच्छा, इसको ना इस तरह कर लेते हैं, इस तरह कर लेते हैं, इधर देखो, शुरू में ना निकाल दें 750 में से 30%, वो फिर बार बार मसला होगा। इस तरह कर लेते हैं, इस तरह, वो ना फिर बार बार मसला होगा ना, असल में चूंकि रिड्यूसिंग है ना, तो वो स्टेट में तो मसला नहीं होता। 750 बताएं, तो बस 500, ये लो, ओके, इसको सही करवा दो जी। अब सर आपने एक शॉर्टकट बताया था जी, बिल्कुल बताया था, इसको लेकिन ना इधर इसको अगले साल की डेप्रिसिएशन इससे कम आनी है 5%, 95, इधर नहीं लगेगा वो फॉर्मूला, इधर 9 महीने है ना, यहां तो पहले इसको 12 कर लो, अब वो रहने दो, छोड़ो उसको, करते करते आपने टाइम बॉल लगा देना है। देखो वैसे 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 तरीका ये होता है, अगर ये पूरा साल डेप्रिशिएट होता ना, तो हमें ना हर साल की बुक वैल्यू की जरूरत नहीं, हमें तो सिर्फ डेप्रिसिएशन चाहिए, ये पकड़ना था, इसने 5% रिड्यूस होना है, 95% रिजल्ट आना है ना, तो 20 मल्टीप्लाई बाय 95% करते हमारा जवाब आ जाता है। लेकिन ये 9 महीने है, या तो इसे पहले 12 महीने करो इसके, छोड़ो यार वो नया कट्टा खुल जाना है जी। बताएं जी, शाबाश। 31 दिसंबर 2022 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बच्चों, बस ठीक है 25 जी, बस ठीक है, ये करते जाओ। अब हो सकता है वो वाला काम, क्योंकि इधर 9 महीने थे ना, तो अब हो सकता है 25 मल्टीप्लाई बाय 95%, 23 की आती, फिर जो जवाब आता उसे फिर 95% करते, चलो कोई नहीं, खैर है जी। 31 दिसंबर 2023 जी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, ऐसे ऐसे जल्दी जल्दी जल्दी, जिस तरह माशाल्लाह जुबान चलती है ना जी, वैसे ही ऐसे कैलकुलेशन हो जाए तो मजा आ जाए। ठीक है जी, ओके भाई, ले सर आप नोट कर लें। डन। जी बच्चों, एक एंट्री करने लगा हूं बस मैं, बाकी फिर आप खुद देख लीजिएगा, रिवर्सल करनी है ना, अब डेप्रिसिएशन रिवर्स करना है, क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 20 से ये, और हर साल ये रिवर्स वाली एंट्री होनी है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट हो रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस वाली आइटम किस साइड पर, तो प्रॉफिट एंड, अच्छा अच्छा एक बात तो बताएं, करेक्शन ऑफ एरर का टॉपिक पढ़ रहे हैं, चलो भाई, इसने कहा ग्रॉस प्रॉफिट पर भी नेट प्रॉफिट पर भी इंपैक्ट बता दो। अच्छा प्रॉफिट तो बढ़ेगा, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस वाली आइटम क्रेडिट साइड पे है, प्रॉफिट बढ़ेगा, क्या ये ग्रॉस प्रॉफिट से नीचे वाली चीज या ऊपर वाली, तो ग्रॉस प्रॉफिट पर इंपैक्ट नहीं आएगा। बहरहाल बहरहाल छोड़ो इस बात को, इधर देखें, अब देखें नहीं, देखो बच्चों, नजरों की हिफाजत करने वाले सही जवाब देंगे जी, मैं आप ही ना गलत दसना जी। 20 ओके, ओके बच्चों, अच्छा जी। आप इधर देखो भाई, रिवर्सल ऑफ, एक दफा समझ लो फिर नोट कर लेना, रिवर्सल ऑफ डेप्रिसिएशन की वजह से भी प्रॉफिट बढ़ा, और ये तो वैसे ही बढ़ गया, 40 से बढ़ा कितना, हाँ ओए बताओ बच्चों, ये क्या, ये लॉस आया था ना, इसकी वजह से प्रॉफिट कम होगा, ये बढ़ेगा, कर लो नोट यार, इतना कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं था ये, समझ रहे हो जी। अभी इंशाल्लाह आपको जब पास पेपर एनालाइज करवाऊंगा ना, लेकिन इसके लिए टाइम चाहिए होगा, वो आप इंशाल्लाह निकालेंगे टाइम जी, वो आप इंशाल्लाह टाइम निकाल लेंगे। देखो इस अटेम्प्ट में ये क्वेश्चन आया था, इसको हम इतना सॉल्व कर सकते हैं भाई, इसका बड़ा फायदा होता है। लास्ट टाइम ना मुझे स्टूडेंट्स ने ये फीडबैक दिया था कि सर कॉन्फिडेंस हमें ना, सेशन तो हमने पढ़ा, लेकिन कॉन्फिडेंस हमें आया था, पता नहीं सेकंड लास्ट क्लास थी या लास्ट, मुझे याद नहीं, जिसमें एनालाइज करवाया था,
कि सर वो जब एनालाइज करवाया था ना यार, इस अटेम्प्ट में देखो इसको इतना सॉल्व किया जा सकता था, इसको इतना, ये क्वेश्चन इतना सॉल्व करना था, इतना, कहते सर उस बैठ के अल्हम्दुलिल्लाह हमें कॉन्फिडेंस आ गया था, हमारी तैयारी ठीक है, 4-5 पास पेपर्स हमने देख लिए, डूएबल है, मसला नहीं है इंशाल्लाह। मेरी बात समझ रहे हैं बच्चों जी? और अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्चे पास भी थे। तो हम भी इंशाल्लाह जब 4-5 रीसेंट अटेम्प्ट के पास पेपर्स ओपन करके इधर हम एनालाइज करेंगे ना, आपको इंशाल्लाह कॉन्फिडेंस आ जाएगा। लेकिन करेंगे कम, एक दफा जरा सिलेबस वाइंड अप हो जाए हमारा जी। और ठीक है मेरे भाई, फिर कॉन्फिडेंस आएगा कि यार इंशाल्लाह इंशाल्लाह कर लेंगे, कोई इतना बड़ा मसले वाली बात नहीं है जी। वही चीजें रिपीट हो रही होती हैं, वही चीजें आती हैं, बस टाइम मैनेज करना है हमने जी। मेरे मासूम दोस्तों आ जाओ जी। यार ये नई ट्रांजैक्शन हमने की थी, मुझे बताओ जी। आप बताओ बच्चों, इधर देखो, अब हमने उल्टा स्टार्ट करना है काम, याद है ना आपको जी? भाई 24 का प्रॉफिट प्लीज, 48 ओके सर। वर्किंग का रेफरेंस दे दें, वर्किंग नंबर 1 कर लेना इसे जी। 23 का प्रॉफिट, 23 का प्रॉफिट 9 ले सर जी। 22 आप देखो बच्चों, ये एरर है या चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी? इस तरह अकाउंटिंग पॉलिसी, ये ना इस तरह की लफ्जों पे गौर से लिखना, इनको एग्जामिनर माइंड करता है इस तरह की बातों पर। सही है बच्चों जी? चेयरमैन आई तो मेरा भाई कॉटन तो पहना है, लेकिन बार बार कभी आ रहा है कभी जा रहा है। इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन जी। अब ये 2 सालों के मसले हैं भाई, इधर देखें। 22 में प्रॉफिट कितने से बढ़ा, और भाई 21 में? लें सर जी। आप बताएं बच्चों क्या करना पड़ेगा, प्लीज बताएं। अब आपको लिखना पड़ेगा जी जी। कितना जी? 680 जी। हाँ जी बच्चों, ये भी तो रीस्टेटेड है ना? इधर आंडा, फाइनल कैश डिविडेंड आंडा, अगर आपने लिखना है 23 तो लिख दें, आगे लिखे इम्पैक्ट ऑन नेक्स्ट ईयर। सही है बच्चों, एग्जामिनर बड़ा खुश होगा वैसे। इम्पैक्ट इन नेक्स्ट, नहीं लिखना तो ना लिखें, कोई मसला नहीं। ले ली 24 का प्रॉफिट बता दें। और ये फाइनल डिविडेंड हमने पहले ही लिख लिया। इसमें से तो 10 के 10 नंबर आ जाने चाहिए थे। चलो नहीं आते यार, 8-9 तो आ जाते ना, 7 आ जाते। जिन्होंने पेपर दिया था मेरे भाई, आप वो देखें क्या गलती की। लेकिन परेशान नहीं होना, वो बच्चा फिर कहता सो यार इतनी छोटी सी गलती की वजह से यादें, क्या इस किस तरह शेर है, यादें माजी अजाब है यार, छीन ले मुझसे, लेकिन हाफजा पहले ही कोई नहीं है तो वो तो बेड़ा गर्क हो जाना है। ये दुआ नहीं करते बच्चों, इधर देखो, इधर हाफजा हो तो फिर ही है ना जी। इधर देखें, इधर हाँ जी जी बच्चों। किया नहीं है? अच्छा ये कितना था? भाई ठीक है, ये क्लोज भी तो करना है ना। हाँ ये वाला रीस्टेटेड रीस्टेटेड रीस्टेटेड, इधर नहीं लिखना। ये पहले क्लोज करें, फिर ये ऐड करें, ये लेस करें, 971। रेशियोज के एमसीक्यूज निकाल लें, रेशियोज के एमसीक्यूज निकाल लें।
किधर? अच्छा 2 दफा हो गए, चले। अली इसकी ना पिक लो, इसकी पिक लेनी है, इसकी भी पिक, ये नई किताब में नहीं है। एक मिनट जी, आइए सेट के एमसीक्यूज निकाल लें जी। आइए सेट के एमसीक्यूज, आइए सेट के एमसीक्यूज। कहता विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स फॉर सिलेक्टिंग एंड अप्लाइंग अकाउंटिंग पॉलिसी अंडर आईएस सेट वेयर नो स्टैंडर्ड स्पेसिफिकली अप्लाइज। भाई ये बात गौर से सुन लें, जिधर स्टैंडर्ड ने स्पेसिफिक गाइडलाइन ना दी हो तो बच्चों फिर अकाउंटिंग पॉलिसी को कैसे अप्लाई किया जाता है? फिर इस तरह होता है बच्चों, फिर इस तरह होता है बच्चों, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में अगर कोई गाइडेंस मौजूद है, ये कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क हमने पढ़ा हुआ है, तो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क की गाइडेंस को सामने रखते हुए आप ट्रीटमेंट कर लें। अगर उधर भी बात नहीं की तो भाई और भी बड़ी सारी चीजें हैं, जिस तरह आईएफआरएस के अलावा यूएस गैप्स हैं और भी डिफरेंट बॉडीज हैं, उनमें जाकर देखें यार उन्होंने कौन से वाला ट्रीटमेंट किया हुआ है। क्या मेरी बात समझे हैं कि नहीं समझे? कोई उन्होंने कोई पब्लिश किया होगा डॉक्यूमेंट, कोई इस तरह की बातें, कोई अनाउंसमेंट्स होंगी। इधर आए, कहता जी बताएं जवाब, जब स्पेसिफिकली स्टैंडर्ड ने कोई बात उस पर ना की हो। द मोस्ट रिसेंट प्रोनाउंसमेंट्स ऑफ अदर, हाँ बिल्कुल बेहतरीन बात होगी, रेफरेंस के तौर पे फिर इसको देखा जाएगा। पब्लिश अकाउंटिंग लिटरेचर्स बच्चों वो जो चीजें उन्होंने लिख के दी होती हैं जी, ये डॉक्यूमेंट्स जो पब्लिश हुए होते हैं उधर से हेल्प लेंगे। प्रैक्टिस दैट आर वाइडली रिकॉग्नाइज्ड एंड प्रीवेलेंट इन द इंडस्ट्री, हाँ बिल्कुल ऐसे है। अगर कोई गाइडलाइन नहीं दी तो इंडस्ट्री का जिस तरह नॉर्म चल रहा है वैसे चीजों को देख लेंगे। इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग गाइडलाइंस डेवलप्ड बाय द, नहीं एंटिटी ने, वो पता क्या कहना चाह रहे हैं। अब जिस तरह मैं मिसाल देता हूँ, ये एक कंपनी है, उसमें भी 100 एम्प्लॉयज हैं, उनके लिए ना स्टैंडर्ड की जो अकाउंटिंग के बड़े हैं, जो डायरेक्टर फाइनेंस के, उन्होंने ना एक आसान करके ना कोई ट्रीटमेंट उन्होंने बताया जी आईएफआरएस को हमने ऐसे लेके चलना, इस आईएफआरएस को ऐसे लेके चलना, जो उन्होंने गाइडलाइंस बताई हैं भाई उसको तो नहीं सामने रखेंगे ना। ये तो एंटिटी ने अपनी सहूलत के लिए इस तरह की कोई बात की होगी, क्या ख्याल है जी? वो तो डायरेक्टर साहब की गलत बात कर देंगे, उनकी बात को थोड़ी मानना है। कहता ये तो जवाब क्या बना बच्चों? डेल्टा जी, डेल्टा जो गलत है वही जवाब है जी। नॉट का लफ्ज लिखा ना। कहता इफ इट इज इम्प्रैक्टिकेबल, अगर प्रैक्टिकेबल नहीं है बच्चों, जिस तरह चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है, वो कहते हैं जी जब से कंपनी बनी तब से रेट्रोस्पेक्टिव ट्रीटमेंट कर लो। क्या कर लो बच्चों? अब मेरी बात जरा गौर से सुनिएगा बच्चों। तो फिर इधर देखो, अगर इस तरह का कोई मसला है तो बच्चों याद रखना, अगर इम्प्रैक्टिकेबल नहीं है तो स्टैंडर्ड फिर कहता जहां तक पॉसिबल है, वहां अर्लीस्ट पॉसिबल, कहता वो वाला साल ले लो। कहता इफ इट इज इम्प्रैक्टिकेबल टू अप्लाई चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी रेट्रोस्पेक्टिवली देन अप्लाई द चेंज, नहीं ऐसी तो बात ही नहीं कभी की। अप्लाई द चेंज टू द अर्लीस्ट, हाँ कहता सच अ चेंज इज नॉट अलाउड। क्यों अलाउ क्यों नहीं? स्टैंडर्ड कहता चेंज करो। डेफर द चेंज अंटिल द रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन बिकम्स, कहता जब तक पॉसिबल नहीं होता चेंज करो ही ना। नहीं ये भी बात सही नहीं है, वो ठीक है जी। कहता विच टू ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन वुड रिक्वायर प्रायर ईयर एडजस्टमेंट? जी आप बताएंगे, शाबाश। प्रायर ईयर एडजस्टमेंट जी, जी कहता चेंजिंग द डेप्रिसिएशन मेथड फ्रॉम, भाई ये तो चेंज इन एस्टिमेट है, ये तो प्रोस्पेक्टिव डील होगा। चेंज द मेजर बेसिस फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है, यस ये आएगा। उसने प्रायर ईयर, इधर देखें, रिक्वायर प्रायर ईयर एडजस्टमेंट, ठीक है बच्चों। प्रायर ईयर एडजस्टमेंट बच्चों, उसने ये नहीं कहा कि प्रायर ईयर एरर। प्रायर ईयर एडजस्टमेंट में दो चीजें, प्रायर ईयर एरर भी, और बच्चों क्या इसमें प्रायर ईयर एरर भी आएगा और प्लस चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। ओ ठीक है जी। कहता जी इनकॉर्पोरेटिंग द इफेक्ट्स ऑफ मटेरियल अंडरस्टेटमेंट फाउंड इन लास्ट ईयर क्लोजिंग इन्वेंट्री।
ड्यू टू इनकरेक्ट फॉर्मूला, हाँ तो इसको चेंज करना पड़ेगा ना, ये तो एरर है। क्या था, अडॉप्टिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ IS 20 फॉर गवर्नमेंट ग्रांट, भाई इसको टिक टिक को बंद करो ना। क्या था, रिसीव्ड बाय एन एंटिटी फॉर द फर्स्ट टाइम, तो बच्चों इसका प्रायर ईयर इंपैक्ट तो नहीं आएगा ना, ये तो अपने साल में ट्रीट कर लेंगे। और बात समझ आई है कि नहीं आई जी, ये तो पहली दफा आई है आज, इसका प्रायर ईयर पे क्या इंपैक्ट आना जी, प्रायर ईयर पे इंपैक्ट तो उसका आता है जो पहले कोई काम हो चुका है और या तो गलत हुआ या किसी और तरह से हुआ। क्या मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे जी? क्या था, बताएं जी, विच वुड बी कंसिडर्ड एज अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, जी हिम्मत करें जी, बताएं, शाबाश। जी तो जवाब क्या बना, बोथ। फाइफो से बच्चों इन्वेंट्री की मेजरमेंट बेसिस चेंज करना, ये भी क्या है, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। और बच्चों रिवैल्यूएशन मॉडल पे चले जाना कॉस्ट से, ये भी क्या है बच्चों जी। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर सॉरी 21 का जवाब बता दें। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट ऑफ IS 8 इन रिस्पेक्ट ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी आर नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ, जी प्लीज। अकाउंटिंग पॉलिसी की बात कर रहे हैं जिसपे एप्लीकेबल नहीं है बच्चों। चेंज इन इन्वेंट्री वैल्यूएशन बिल्कुल इस पे है। चेंज इन रेवेन्यू रिकॉग्निशन पॉलिसी, बच्चों अभी आपने ना IFRS 15 नहीं पढ़ा, इंशाल्लाह FAR 2 में जाके आप पढ़ लेंगे, सही है बच्चों। उसमें ना दो चीजें होती हैं, दो तरह आप ना रेवेन्यू को रिकॉर्ड करते हैं, दो तरह करते हैं, सही है बच्चों, दो तरीके हैं। और सही है मेरे भाई, अब दो तरीके कौन से हैं अभी फायदा नहीं है आपको बताने का, और बात समझे बच्चों कि नहीं। एक होता है पॉइंट इन टाइम, सही है बच्चों, एक होता है जी कंप्लीशन की बेस पे रिकॉर्ड करना। भी छोड़े ये सारी बातें, मुझे बताएं बच्चों, ये जब चेंज होगा तो ये तो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी ट्रीट किया जाएगा। तो बच्चों ये जो है ना इनिशियल अडॉप्शन ऑफ रिवैल्यूएशन मॉडल, भाई ये तो पहली दफा आज रिवैल्यूएशन मॉडल आया है। क्या आया है बच्चों, बोलो, इनिशियल अडॉप्शन। इनिशियल अडॉप्शन का मतलब अभी अडॉप्ट करने लगे हैं। और वैसे भी बच्चों IS 16 को वैसे भी क्या है, एक्सेप्शन है। क्या है बच्चों, चलो ये बात तो खैर सही नहीं है कि पहली दफा अडॉप्ट करने लगे हैं, पहली दफा भी अडॉप्ट करने लगे हैं तो है तो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी ना, शुरू में तो कॉस्ट मॉडल पे होगा। लेकिन बच्चों IS 16 में क्या है, बोलो शाबाश। IS 16 को सब बच्चे बोलेंगे, ये पोस्ट बैच वाले नहीं बोल रहे। IS 16 बच्चों एक्सेप्शन में आएगा, किस में आएगा, IS 16 को कभी भी रेट्रोस्पेक्टिवली डील जी। आगे आ जाए, कहता व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑन प्रॉफिट, जी बच्चों अब ये जरा ध्यान से करने वाली बात है, ये जरा ध्यान से करने वाली बात है। कहता मोस्ट ऑफ द एंटिटीज कंपेटिटर्स वैल्यू इन्वेंट्री एट एवको बेसिस, किस बेसिस पर, वेयर एज द एंटिटी जो हमारे वाली वो किस पे कर रही है, फाइफो पे। अच्छा अब बच्चों इधर देखो, द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री 2013 पर फाइफो के मुताबिक कितनी है, 20। हाउ एवर एवको के मुताबिक कितनी है बच्चों, 18 मिलियन। अब इस तरह की शक्ल हम बना लेंगे बच्चों, आपको याद है 2012 और 2013, इधर आएगा बच्चों क्या बोले, ओपनिंग स्टॉक, और इधर क्या आएगा बच्चों, क्या मेरी बात समझ रहे हैं सर, क्या बात समझ रहे हैं सर जी। इधर देखें, हम इधर देखें, इधर आगे कहता जी द इन्वेंट्री पिछले साल कहता रिपोर्टेड 15 मिलियन, हाउ एवर एवको के मुताबिक कितनी थी बच्चों, 13.4 मिलियन। अब मुझे बताएं पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक हमारे मुताबिक कितना था, 15 का, तो हालांकि होना कितने का चाहिए, तो 1.6 से ज्यादा है ना, हमारा क्लोजिंग स्टॉक ओवर स्टेटेड है। क्या है बच्चों, अगर ये ओवर स्टेटेड है बच्चों, इधर ये भी ओवर स्टेटेड है। क्या मेरी बात समझ रही है। इंपैक्ट ऑन प्रॉफिट, उसका सवाल क्या है, कहता व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑन प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट क्या होगा। इधर देखें बच्चों, इंपैक्ट ऑन प्रॉफिट, हमारा प्रॉफिट भी जब क्लोजिंग स्टॉक ओवर स्टेटेड तो प्रॉफिट भी फिर क्या होता है, ओवर स्टेटेड। क्या बात समझे बच्चों। और क्लोजिंग स्टॉक जब बच्चों क्या होता है, बच्चों शाबाश, सॉरी ओपनिंग स्टॉक जब ओवर स्टेटेड तो प्रॉफिट, बात समझ गए बच्चों, बात समझ गए सर। अब क्लोजिंग स्टॉक पे आ जाए, क्लोजिंग स्टॉक में आए बच्चों, हमारे मुताबिक क्लोजिंग स्टॉक कितना, 20 मिलियन का, और एवको के मुताबिक कितना, 18। तो इसका मतलब हमारा क्लोजिंग स्टॉक इधर फिर क्या है बच्चों, बोलो, ओवर स्टेटेड है। क्या है बच्चों, तो प्रॉफिट भी क्या है, ओवर स्टेटेड है। अब नेट बता दें इस साल 0.4 से हमारा स्टॉक क्या है, बोलो, हमारा प्रॉफिट क्या है। क्या बात समझ रहे, क्या बात समझ रहे हैं बच्चों जी। इधर देखें अब जी,
आप मुझे बताएं बच्चों, इधर बताएं। अगर अब उसने ये नहीं पूछा अंडर स्टेटेड ओवर स्टेटेड, अब वो पूछ रहा है अगर इस तरह करेंगे तो भैया अगर ये हमारा प्रॉफिट है ओवर स्टेटेड, इसको जब सही कर देंगे तो फिर हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, डिक्रीज होगा। क्या होगा बच्चों? जी बताएं, शाबाश। कहता व्हाट, उसने सिर्फ 13 का पूछा, मेरा ख्याल है बस उसने सिर्फ 13 पूछा है, तो 13 में नेट बता दें बच्चों। जी हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा बच्चों? हमारा प्रॉफिट इस टाइम ओवर स्टेटेड है। जब इसको सही करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? दो तरह के सवाल आते हैं, एक आता ओवर अंडर स्टेटेड का और दूसरा सवाल होता है बच्चों इंक्रीज या डिक्रीज का। इधर अंडर ओवर स्टेटेड नहीं पूछ रहा, हमारा प्रॉफिट इस टाइम क्या है, बोलो शाबाश, ओवर स्टेटेड है। क्या है बच्चों? जब इसको सही करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? तो डेल्टा इज योर जवाब। डन डन। इस तरह का क्वेश्चन कई दफा आया है पास पेपर्स में, बात समझे बच्चों? जी अब आ जाए बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन 19 कहता है कैलकुलेट द इफेक्ट ऑन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पर इम्पैक्ट बताना है आपने। जी ठीक है जी। एक कंपनी इज प्रिपेयरिंग इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये बच्चों, एंड डिस्कवर दैट प्रीवियस ईयर अमाउंट वर इनकरेक्टली कैपिटलाइज इन एन इंटेंजिबल एसेट। बच्चों सिर्फ किस साल का इंपैक्ट बताना है, बताएं शाबाश। 18 का। किस साल का? 18 का। तो बच्चों 18 में बता दें फिर क्या है, सिर्फ ये तो हमने पिछले साल का, हमने रिटेन अर्निंग्स पर इंपैक्ट तो नहीं बताना ना, प्रॉफिट पे इंपैक्ट तो अपने साल का आएगा बस। जी बता दें बच्चों। विद कहता है इनडेफिनिट यूजफुल लाइफ, कहता है वो इनडेफिनिट का मतलब होता है जिसको आसानी से मेजर ना किया जा सके। जी बताएं दी। इनकरेक्टली हमने क्या किया था, बोलो शाबाश। वर इनकरेक्टली क्या किया था, बोलो भी, कैपिटलाइज किया था। तो बच्चों अब क्या कर देंगे हम, अब क्या करेंगे बच्चों बोलो, हम अपने एसेट को कम कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, और बच्चों रेवेन्यू एक्सपेंस को बढ़ा देंगे। जब रेवेन्यू एक्सपेंस को बढ़ाएंगे तो बताएं प्रॉफिट क्या हो जाएगा, बोलो शाबाश। जी कितने से? खैर उसने पूछा ही नहीं इंक्रीज या डिक्रीज। और बात समझे बच्चों? जी आप बताएं व्हाट अमाउंट शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम रिटेन अर्निंग्स। कहता है रिटेन अर्निंग्स में से कितना कम करेंगे ऑन 1 जनवरी 2018। किस दिन बच्चों? बच्चों 1 जनवरी 2018। रिटेन अर्निंग्स में पिछले सालों के इंपैक्ट आते हैं। और बात समझे हैं, यानी इसमें 16 का इंपैक्ट आएगा, 15 का, 16 का, 17 का। और बात समझ रहे हैं बच्चों? अब इधर देखें, अब 3 रुपए से 15 का प्रॉफिट क्या होगा, कम होगा। 4 रुपए से किसका होगा, और बच्चों 4 से 17, तो इन सब को ऐड कर लें भाई जी 11। ये लें सर, डन। आपको याद है 15, 16, 17। और बात समझे हैं बच्चों? जी वो ठीक है जी सर। क्वेश्चन नंबर 17 कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डेप्रीसिएशन। किस दिन बच्चों? 31 दिसंबर 2018 पे। भाई ये है चेंज इन एस्टिमेट का क्वेश्चन। कौन सा? इसके लिए फॉर्मेट बनाया था हमने, एक डेट, आगे एसेट का नाम है इधर कोई, प्लांट, जी सरप्लस नहीं है इधर। कह रहा जी प्लांट परचेज किया 1 जनवरी 2011 पर, कितने का? 1120 का। 1 जनवरी, शाबाश, सारे साथ साथ रहना बच्चों। कॉस्ट कितनी है? 11 लें सर। कहता जी एस्टिमेटेड लाइफ कितनी थी इसकी? 10 साल। और एंड पे जाके कितने का बिकेगा? ये क्या है बच्चों इसकी? कहता हाउ एवर 2013, यानी 11 गुजरा और बच्चों 12 गुजरा, 2 साल के बाद। रिमेनिंग लाइफ कितनी है अब बच्चों? और रेसिडुअल वैल्यू 2 साल तो डेप्रीशिएट करो ना बच्चों इसे जी। 1120 -1 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 11 और 12, 2 साल डेप्रीशिएट जी 200 जी। कितना आया? 9 जी। ये आ गया जी बुक वैल्यू। अब 31 दिसंबर 13 पे जाएं, अब जरा डेप्रीशिएट तो करें इसे। बची हुई अमाउंट, रेसिडुअल वैल्यू चेंज हो गई है बच्चों। अब वो कहता कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डेप, हाँ सही है वो। अब देखो ना, अब इससे ऑनवर्ड जितने साल हैं 13, 13, 14, 15, 16, 17, 18 सब का डेप्रीसिएशन एक्सपेंस क्या होगा? सेम होगा।
जी बताएं। बस ठीक है बच्चों, ये आपका 125 जवाब है। स्ट्रेट लाइन मेथड है ना? सबका जवाब अब क्या आएगा बच्चों 2013 से ऑनवर्ड्स? भाईजान नहीं आवाज आ रही जी? ओके सर, ओके सर। नेक्स्ट, नेक्स्ट बच्चों, यार ये क्वेश्चन मैं आपको एक दफा पढ़ा देता हूं, करना आपने खुद है, बिल्कुल डिटो कॉपी है, स्टेटमेंट से नहीं डरना। The directors of Tom Limited disappointed by the draft profit. The company's assistant accountant Jerry has suggested Tom and Jerry. कहता a major item of plant that cost कहता 20 मिलियन, इसकी कॉस्ट कितनी है? अच्छा, और 30 सितंबर ईयर का एंड है यार। अच्छा कहता ऑन 1 अक्टूबर 2010, कहता जी डेप्रिशिएटेड होना 5 ईयर लाइफ है इसकी। कहता ऑन 1 अक्टूबर 2000 कितना बच्चों 12 के, यानी इसका मतलब है जी 1 अक्टूबर 10 से लेके 30 सितंबर 11 गुजरा और 30 सितंबर बच्चों 12 गुजरा, 2 साल डेप्रिशिएट हुआ। कहता अब प्लांट वाज लाइकली टू लास्ट फॉर कहता 8 साल, अब इसकी टोटल लाइफ क्या हो गई? तो रिमेनिंग कितनी? 2 साल गुजर गए, तो रिमेनिंग कितनी? 6। यार कर लोगे इसको? अब कर लोगे तो आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर 15 प्लीज। Apply a new policy to a transaction as if that policy has always been applied. जी रेट्रोस्पेक्टिव ना बेटा, रेट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट नहीं, एप्लीकेशन। ये हमने थ्योरी पढ़ी थी आईएएस सीट की। पॉलिसी अप्लाई करना कॉल्ड एप्लीकेशन, क्या चांद जी, और वो प्रायर ईयर को करना रीस्टेटमेंट में आएगा। एक दफा आईएएस सेट की थ्योरी का पहला सफा देख लीजिएगा। एडजस्टमेंट ऑफ कैरिंग अमाउंट ऑफ एन एसेट और लायबिलिटी, एडजस्टमेंट करना एसेट और लायबिलिटी में एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग असेसमेंट, दिस डिफाइन एज, बोले शाबाश, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट। एडजस्ट करना ना एसेट की वैल्यू, जिस तरह अभी अल्लाह के बंदो करके आए हैं। ये देखो पहले 120, ये देखो डेप्रिसिएशन का बढ़ना कम होना, एडजस्ट ही कर रहे हैं ना वैल्यू जी। स्पेसिफिक प्रिंसिपल बेस कन्वेंशन रूल्स एंड प्रैक्टिस अप्लाइड इन प्रेजेंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बताएं जी। अकाउंटिंग पॉलिसीज, कन्वेंशन, रूल्स, कवायदो जवाबित, वो जो आप फॉलो करते हैं अकाउंटिंग पॉलिसीज कहते हैं उन्हें। करेक्टिंग द रिकॉग्निशन, इंपॉर्टेंट है आईएएस सेट के एमसीक्यूज। ईपीएस अभी पोस्ट बैच वालों ने पढ़ा नहीं है, आपको आखिरी एक लेक्चर करवाया था जिसमें 19-20 मिनट की वो एक वीडियो थी जिसमें आपको बताया था कौन कौन से टॉपिक्स इस दफा के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यूज के बारे में भी बात की थी। इसमें तो आप एक एमसीक्यूज भी नहीं छोड़ सकते, गुनाह कबीरा। क्या बच्चों, आप जितनी देखो बच्चों एमसीक्यूज करने के अपना स्टाइल है, क्या है? आपको ईपीएस के सवालों से अंदाजा हो गया होगा। आप ये जब खुद करेंगे ऑटोमेटिकली बड़े सवाल आपके खुद ब खुद ऐसे हाथ चलना शुरू हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? तो एमसीक्यूज लाजमी देख के जाने हैं जी। आगे बच्चों कहता जी करेक्टिंग द रिकॉग्निशन मेजरमेंट एंड डिस्क्लोजर, करेक्टिंग का लफ्ज आ गया। एज इफ प्रायर ईयर एरर हैव नेवर अकर्ड, हाँ ये बताओ क्या है? हाँ, क्या आपको एमसीक्यूज नंबर 12 और आपको 15 में मतलब समझ आया है? इन दोनों को लिंक करना है आप आपस में आपने। क्या मेरी बात समझ रहे हैं बच्चों आप? ये दोनों ठीक है जी। कहता विच टू ऑफ द फॉलोइंग, इधर बच्चे गलती करते हैं, विच टू ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ट्रीटेड एज अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, जी खुद बता दें। जी अल्फा, पहली दफा गवर्नमेंट ग्रांट आई है, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी थोड़ी है। चेंज तो वो था जो पहले कुछ आ रहा था अब उससे चेंज कर दिया जी, ये तो नहीं है जी। बीटा तो है कंफर्म में। एंटिटी हैड रीक्लासिफाइड डेवलपमेंट कॉस्ट, ये भैया ये मैंने ना आपको बड़ा तफसीलन समझाया था बच्चों। ये प्रेजेंटेशन है, क्या है? अब आप प्रेजेंटेशन चेंज कर रहे हैं। पहले कोई खर्चा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में था, अब एडमिन में चला गया या कॉस्ट में चला गया। तो ये प्रेजेंटेशन का चेंज होना चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है। पिछले सालों को भी वैसे ही एडजस्ट करो जी। ये अकाउंटिंग एस्टीमेट है पहले वाला। कहता इफ इट इज इम्प्रैक्टिकेबल टू मेक अ रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन, प्लीज बता दें। ये तो बीटा ही बनेगा ना। कहता जी इधर देखें, आप बच्चों इधर देखें, इधर बच्चों इधर देखें यार। ये तो आप मुझे खुद बताएंगे, ये टॉम एंड जेरी वाला हमने क्वेश्चन पढ़ा था ना बच्चों, वो चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट था ना, वो लाइफ का चेंज हो रहा था। बताएं जी है क्या, कौन सा सवाल जवाब सही है?
चेंज इन ये प्रोस्पेक्टिव, जी बिल्कुल ओके बच्चों। चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट को एप्लीकेशन और चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी को भी एप्लीकेशन के नाम से जाना जाता है। एस्टिमेट को प्रोस्पेक्टिव कहते हैं और पॉलिसी को रेट्रोस्पेक्टिव कहते हैं। प्रायर ईयर एरर को रीस्टेटमेंट कहते हैं और बच्चों रेट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट कहते हैं। सही है, ऑनलाइन वालों 1 पे करो, दोबारा सुनो जी। इधर आओ चांद, क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज अ चेंज ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, क्या बच्चों, अंडर IAS 8, जी प्लीज बताएं। पॉलिसी, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज अ चेंज, जी बताएं जल्दी शाबाश। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज अ चेंज ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी अंडर IAS 8 अकाउंटिंग पॉलिसी, जी बच्चा क्लासिफाइंग कमीशन इनकम एज रेवेन्यू इन द हैविंग प्रीवियसली, ये आपको समझाया जो था, एक चीज अदर इनकम में आ रही है, अब इनकम में आ रही है, अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज है। स्विचिंग परचेज प्लांट यूजिंग लीज फ्रॉम अ बिजनेस प्रीवियसली, बच्चों पहले अब आपने ले लिया जी रेंट पर, पहले आप कैश में ले रहे थे, ये बताएं, ये तो बिजनेस की पॉलिसी चेंज हुई है, अकाउंटिंग पॉलिसी थोड़ी चेंज हुई है। IAS 8 की थ्योरी नहीं पढ़ी ना आप लोगों ने साथ मेरे, जी वो पढ़नी थी बच्चों, IAS 8 की थ्योरी पढ़नी थी साथ। IAS 8 की थ्योरी में ये बातें बड़ी तफसीलन बताई थी। अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होती है, बिजनेस पॉलिसी क्या होती है। बिजनेस की पॉलिसी यदि हमने अब चीज रेंट पे लेनी है, पहले हमारे पास अपनी थी, तो ये अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज थोड़ी है, तो बिजनेस पॉलिसी है। बिजनेस कहता है पहले मैं 10% डिस्काउंट देता था, अब मैंने 5% देना है, ये अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज तो नहीं है, ये तो बिजनेस की पॉलिसी है। और बात समझ रहे हैं जी। कहता चेंज द वैल्यू ऑफ सब्सिडरी, यार ये इसको सवाल ना, ये स्टेटमेंट देनी नहीं चाहिए। ये कंसोलिडेशन आपके FAR 2 के सिलेबस का पार्ट है, IFRS 10। क्या बात समझे बच्चों? तो इसके बारे में मैं आपको क्या बताऊं बच्चों, बस ठीक है, ये छोड़ो बस इसको। रिवाइजिंग द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ अ डेप्रिशिएबल एसेट, ये एस्टिमेट का चेंज है जी। आपके सिलेबस में जो चीज है उसके लिए ये अल्फा जवाब सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी इन अकॉर्डेंस विद, जी बता दें प्लीज जी, सब बच्चे बोले। बीटा अभी आपको बता के आया हूं ना, बाकी तो एस्टिमेट्स हैं सारे। क्या हैं बच्चों? विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ट्रीटेड अंडर IAS 8 अकाउंटिंग पॉलिसी, जी प्लीज। ओहो ये तो है ना भाई मोहतरम, ये वेटेड एवरेज से FIFO पे जा रहे हैं ना। चेंज इन डेप्रिसिएशन, ना यार ये एस्टिमेट का चेंज है। अडॉप्शन ऑफ रिवैल्यूएशन मॉडल फॉर नॉन करंट एसेट प्रीवियसली, लेकिन एक बात बताएं, टिक तो मैंने लगा दिया लेकिन गलती पकड़े इधर जी। बच्चों आप मेरी बात नहीं समझ रहे। देखो दो चीजें हैं, अगर तो सवाल होता बताएं क्या ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है, मैं कहता हाँ। क्या इसको IAS 8 के मुताबिक डील करना है, नो। इसलिए बच्चों ये नहीं, इधर लिख लो ना, आपको याद भूले, आपने गलती नहीं पकड़ी, एक्सेप्शन है। ये नोट भी लिखवाया था अल्लाह के बंदो, आपको लिखा हुआ है नोट, IAS 8 में जाके पढ़ें आप, ये आपको नोट लिखवाया था भाईजान। फेयर वैल्यू सॉरी कॉस्ट मॉडल से IAS 16 में रिवैल्यूएशन मॉडल पे जाना बिल्कुल चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है। लेकिन आपसे मैंने अर्ज की थी IAS 16 जब हम जाके पढ़ते हैं ना, तो IAS 16 ने स्पेसिफिकली ये बात लिखी हुई है स्टैंडर्ड के अंदर कि इसको IAS 8 के मुताबिक आपने डील नहीं करना, ये एक्सेप्शन है भाई, लिखी हुई है ना, लिखी हुई है ना जी। तो पिछले हफ्ते में नहीं आया जी। कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट व्हिच हैज बीन अराइजन, भाई ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी तो नहीं है ना, ये तो पहली दफा आप अप्लाई कर रहे हैं इसे। स्टैंडर्ड को आज अप्लाई ही पहली दफा कर रहे हैं, ये तो स्टैंडर्ड की एप्लीकेशन आज पहली दफा हुई बच्चों, चेंज थोड़ी है। और बात समझे हैं जी। तो अल्फा जवाब है। इन विच टू ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन कैन नॉट चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी बी मेड बाय एन एंटिटी, जी इफ द चेंज इज रिक्वायर्ड बाय, और एक और बात भी बताई थी आपको, व्हेन इट गिव बेटर या फेयर प्रेजेंटेशन, तो ये डेल्टा बन गया ना बच्चों, ठीक है। इफ द एंटिटी थिंक्स, वाह जी वो एंटिटी ने थिंक करना है अब, तो स्टैंडर्ड मर गया बच्चों, स्टैंडर्ड मर गया, आईफैक वाले मर गए हैं, स्टैंडर्ड ने थिंक करना है जी। अगर आप थिंक करने लग पड़े बच्चों तो बेड़ा गर्क नहीं होगा कंपनी का। विच ऑफ दीज चेंजेस वुड बी क्लासिफाइड एज चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, जी प्लीज बताएं। अलाउंस तो बच्चों होता है ना चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट जी, FIFO से, हाँ बिल्कुल। ये नहीं, ये तो डेप्रिसिएशन का, ये नहीं। चेंज द यूजफुल लाइफ, नहीं, तो क्या बना बच्चों, बीटा, ओके।
जी। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ शुड अ मटीरियल एरर इन द प्रीवियस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कहता बी अकाउंटेड फॉर इन द करंट पीरियड। जी प्लीज बता दें। प्रीवियस एरर है बच्चों, प्रायर ईयर एरर है। क्या करेंगे बच्चों, कंपैरेटिव को रीस्टेट करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, और डिस्क्लोजर भी देंगे, करेक्शन ऑफ एरर का नोट दी। जवाब बता दें। बाय रीस्टेटिंग द कंपैरेटिव फॉर अ प्रीवियस ईयर एट देयर, सही है, एंड डिस्क्लोजिंग द नेचर, दी करेक्शन ऑफ एरर का नोट इंपॉर्टेंट है। 2-3 दफा बनवाया आपको। चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट का भी नोट बनवाया, वो अंग्रेजियां आपको याद है ना बच्चों जी। इन अकॉर्डेंस विद IS 8 मॉक में तैयार करके आइएगा वो। चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट एंड एरर, हाउ इज द चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट अकाउंटेड फॉर। जी प्लीज, बाय चेंजिंग द करंट ईयर फिगर्स। हाँ बिल्कुल जी, इसे कहते हैं प्रोस्पेक्टिव क्या एप्लीकेशन। ठीक है, कहता चेंजिंग द करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर, ये तो फिर वो प्रायर ईयर एरर बन जाएगा ना भाई, ये तो फिर IS 8 में जी। ये तो जी, विच टू ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन वुड नॉट रिक्वायर अ प्रायर ईयर एडजस्टमेंट एज पर IS 8 के मुताबिक कहता प्रायर ईयर की एडजस्टमेंट नहीं होनी। प्लीज बताइएगा, प्लीज बताएं। इन लास्ट ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन्वेंटरीज वर अंडरस्टेटेड बाय, भाई होनी है, होनी क्यों नहीं है, प्रायर ईयर एरर है। एक कंपनी हैज चेंज इन अलाउंस, नहीं बच्चों ये तो एस्टीमेट है, ये क्या है जी। कहता ए न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैज बीन इशूड दैट रिक्वायर अ कंपनी टू चेंज इट्स अकाउंटिंग पॉलिसी बट गिव नो गाइडेंस ऑन द स्पेसिफिक एप्लीकेशन। तो भाई नहीं दी गाइडेंस तो देखो किसी और रेलिवेंट बॉडी ने कोई ना कोई ट्रीटमेंट किया होगा, कोई लिटरेचर की अनाउंसमेंट आई होगी कि छपी होगी, बच्चों उसको देखो। और बात समझ आई है कि नहीं, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क की गाइडेंस देखो। एंटिटी डिसाइडेड टू मूव चार्ज डेप्रिसिएशन, नहीं ये तो चेंज इन क्या है बच्चों जी। और बात समझे हैं, ये दो तो हो नहीं सकते ना, ये और ये नहीं हो सकता, तो यही होगा ना फिर जी। उसने क्या कहा था, अच्छा नॉट रिक्वायर्ड, तो जो बच्चों जो मैंने क्रॉस किए वो सही होंगे फिर। डन, डन बच्चों। चलें, ये पार्ट बन गया IS 8 के MCQs का, और फिर हम नमाज की ब्रेक करते हैं अभी।